नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। तो सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। निशिकांत दुबे, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, उन्होंने जो टिप्पणी की है उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए याचिका गई थी। चूंकि उन याचिकाओं को अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की मंजूरी चाहिए थी, लेकिन यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले और एक पिटिशनर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम अगले हफ्ते इस पर सुनवाई करेंगे। यानी मुश्किलें अब निशिकांत दुबे की बढ़ रही हैं और जाहिर सी बात है कि निशिकांत दुबे के जो तमाम समर्थक उनकी पार्टी में हैं, पार्टी ने आधिकारिक रूप से भले उनके बयान से किनारा किया है, लेकिन निशिकांत दुबे के साथ साथ उनके उन समर्थकों की और भारतीय जनता पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि केवल सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी ही नहीं की गई बल्कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ गृह युद्ध फैलाने का, सिविल वॉर कराने का आरोप लगाया गया है। यह बहुत गंभीर मामला है और पिटिशनर ने यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट से जब याचिका लगाई कि इसकी सुनवाई स्वतः संज्ञान लिया जाए, क्योंकि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल बहुत मुश्किल है कि इसकी अनुमति दें। उस पर यह भी कहा गया कि किस तरह से सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के लिए अभद्र भाषा में जो ट्रेंड कराए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो चीजें बड़ी गंभीर है। इसको लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम इसकी सुनवाई अगले हफ्ते करेंगे। इसका मतलब है अमलेंदु जी कि निशिकांत दुबे ने जो कार्रवाई, जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो टिप्पणी की है और उन टिप्पणियों के बाद लगातार उनके बयान और भी ज्यादा विवादास्पद बयान आते जा रहे हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए उन्होंने मुस्लिम आयुक्त कह दिया, ये सब चीजें और सुप्रीम कोर्ट के बारे में और भी कई बातें वो लगातार ट्विटर पर करते जा रहे हैं। ये चीजें तो साफ दिखा रही हैं कि उनकी पार्टी का पूरा समर्थन उन्हें हासिल है सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के लिए और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अभद्र भाषा में टिप्पणी करने के लिए और आरोप लगाने के लिए। लेकिन अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट अब सख्ती दिखा रहा है, तो वो इस पूरे प्रकरण में गंभीर रूप से फंसते जा रहे हैं और निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई, अवमानना की कार्रवाई जरूर होगी। सुप्रीम कोर्ट का जो रुख दिखाई पड़ रहा है उसको देखते हुए समीर जी, से अवमानना की कार्रवाई ही नहीं होगी बल्कि मानहानि की भी कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए ही नहीं कहा है बल्कि जस्टिस सीजीआई जो हैं जस्टिस संजीव खन्ना, उनका बाकायदा नाम लेकर कहा है कि जो भी देश के अंदर गृह युद्ध, धार्मिक युद्ध हो रहे हैं उनके लिए सीजीआई संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। यानी आपने सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना की, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपने अभद्र आरोप लगाए और जो सीजीआई है उनके ऊपर आपने व्यक्तिगत तौर पर भी टिप्पणी की। ये एक तरीके से उनके जो उनका संवैधानिक दायित्व है सीजीआई का, उसका निर्वहन करने में आप व्यवधान पैदा कर रहे हैं और उसको आप लक्षित कर रहे हैं। ये भी एक मामला बनता है, तो ये मामला भी चलेगा। सीजीआई की तरफ से हालांकि अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है कि वो उस पर एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद लेंगे और इसी के साथ साथ वो कार्रवाई भी हो सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है समीर जी कि जैसा आपने भी कहा कि सरकार उनको बचाने का प्रयास कर रही है। जेपी नड्डा ने भले ही कह दिया कि उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसा कि याचिकाकर्ता ने अपनी दलील दी कि सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल को पत्र पे पत्र भेजे गए, लेकिन वहां से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जाहिर सी बात है कि सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल सरकार का पक्ष रखते हैं, सरकार को अनुमति देनी है। इसका मतलब सरकार बचाने का काम कर रही है निशिकांत दुबे को, और निशिकांत दुबे उसके बाद लगातार जिस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं उनके उसमें कोई नहीं देखा जा सकता कि कोई कमी आई हुई हो उनके जो रवैया है उसमें। वो लगातार इस तरीके के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर टिप्पणियां लगातार कर रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि उनका लक्ष्य जो है वो उसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी के तौर पर खुद करने से बच रही है उसको वो निशिकांत दुबे के जरिए करवा रही है, ये ऐसा समझा जा रहा है। इसीलिए फिर आज जब ये मामला पेश किया हुआ जस्टिस गवाई और जस्टिस मसीह की खंडपीठ के सामने, तो उन्होंने कहा कि इसको अगले सप्ताह के लिए लिस्ट करते हैं। अगले सप्ताह इस पर सुनवाई होगी और जो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का जो एक्ट है उसके तहत इस पर कार्रवाई होगी और हो सकता है कि उनको सजा हो और जुर्माना भी लगे। जी बिल्कुल, सजा हो, जेल जाना पड़े, जुर्माना लगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, जो पिटिशनर है उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इसके लिए अनुमति नहीं मिल रही है अटॉर्नी जनरल से और सॉलिसिटर जनरल से, बार बार उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो इस पर खुद संज्ञान लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। और बहुत ज्यादा हीला हवाली नहीं की जजेस ने और सीधे कह दिया कि हाँ अगले हफ्ते हम इस पर सुनवाई करेंगे। तो इसको लेकर अब सख्त है सुप्रीम कोर्ट का रवैया और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से गंभीर आरोप सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर लगाए हैं निशिकांत दुबे ने, उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। और लगातार पार्टी के तमाम बड़े नेता उनके समर्थन में उतरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हो या फिर बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय हो, और भी कई नेता हैं जो अब खुले तौर पर, शुरू में तो नहीं ऐसा हुआ लेकिन, और पार्टी ने उनके बयानों से अपने को अलग किया, लेकिन उसके बाद लगातार ऐसा लग रहा है कि शायद पार्टी की ओर से, जो अमलेंदु जी कह रहे हैं कि पार्टी पर्दे के पीछे से उसको पूरा सपोर्ट कर रही है और उसमें आगे किया गया है निशिकांत दुबे को। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सुनवाई के लिए आ गया है। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इस पर सुनवाई करेगा और निश्चित तौर पर इसको लेकर निशिकांत दुबे के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करने की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। साफ तौर पर उनको जुर्माना हो सकता है, क्योंकि जो सबसे गंभीर मुद्दा है वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से भी बढ़कर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जिस तरीके से सिविल वार फैलाने का या सिविल वार को बढ़ावा देने का उनके ऊपर आरोप लगाया गया है, यह सबसे गंभीर मुद्दा यह है। हाँ, सबसे गंभीर मुद्दा समझ यही है कि उनके ऊपर, सीजीआई के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि साहब वो देश के अंदर जितने भी गृह युद्ध और धार्मिक युद्ध हो रहे हैं उन सबके पीछे सीजीआई संजीव खन्ना जिम्मेदार है, उसके लिए ये कहा। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बहुत लांछित करने वाली टिप्पणियां की गई और लगातार जो है निशिकांत दुबे इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। तो इसको लेकर अब जो है एक तरीके से कहा जाए सुप्रीम कोर्ट अब सख्त हुआ है और याचिकाकर्ता जो गए हैं उनकी याचिका स्वीकार कर ली गई है और अगले हफ्ते जो है यानी सोमवार को इस पर सुनवाई हो सकती है। अगले हफ्ते के लिए लिस्ट कर दिया गया है। जी बिल्कुल, तो अगले हफ्ते ये बड़ी खबर आ सकती है कि निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट की जो अवमानना की है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ जिस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं, वो किस उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट उनको क्या सजा सुनाता है, क्या कार्रवाई करता है। तो बड़ी खबर है और अभी कुछ देर पहले यह खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को स्वीकार कर रहा है और उस पर सुनवाई होगी अगले हफ्ते। तो देखना होगा क्या होता है, लेकिन बड़ी खबर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का इससे ज्यादा गंभीर आरोप शायद ही सुप्रीम कोर्ट पर कभी लगे हों कि चीफ जस्टिस को देश में गृह युद्ध का जिम्मेदार बताया जा रहा है। हालांकि यह नहीं बताया गया कि यह गृह युद्ध कहां चल रहा है और किस तरह से चल रहा है, और यह सवाल भी पूछे जा रहे हैं, बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि निशिकांत दुबे ने अपनी ही सरकार के ऊपर यह आरोप लगा दिया कि वो देश में गृह युद्ध भड़का रही है या भड़काने की कोशिश कर रही है। हाँ बिल्कुल, चूंकि उन्होंने कहा कि देश के अंदर जितने भी गृह युद्ध चल रहे हैं, उन्होंने सीधे सीधे ये कहा, तो इसका मतलब देश के अंदर कहीं गृह युद्ध चल रहे हैं तो उसके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो दोनों जो है वो नाकारा साबित हुए निशिकांत दुबे की जो तर्क है उसके आधार पर, चूंकि वो तो कह रहे हैं कि गृह युद्ध चल रहे हैं। तो अगर ये कह रहे हैं कि गृह युद्ध चल रहे हैं और उसके लिए सीजीआई जिम्मेदार हैं, तो सीजीआई को नहीं, इसका मतलब हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं निशिकांत दुबे। इसीलिए बीजेपी की तरफ से कोई ज्यादा प्रतिक्रियाएं नहीं आई हैं, इसको देखा जाए। लेकिन बचाने का काम निशिकांत दुबे को हो रहा है पूरी तरीके से, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। क्योंकि जिस दिन याचिका दायर की गई थी उसी समय अटॉर्नी जनरल को लिखा था, खासतौर से अनस तनवीर जो वक्त में वकील हैं, उन्होंने जो था वो अटॉर्नी जनरल को लिखा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की। उस पर अभी तक कोई एक्शन अटॉर्नी जनरल की तरफ से नहीं लिया गया। और आज भी जो याचिकाकर्ता पहुंचे उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और इस मामले को लटकाने की कोशिश हो रही है, तो इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान ले। उन्होंने उसका भी हवाला दिया कि सोशल मीडिया में कितनी अभद्र भाषा में ट्रेंड कराया जा रहा है। और हम लोगों ने समीर जी चर्चा की थी कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट चलाया जा रहा है, इसको सुप्रीम कोर्ट जो है स्वतः संज्ञान ले, ये बिना सरकार की सहमति के इस तरीके से ट्रेंड नहीं चल रहा है। आज ही समीर जी ये खबर आई, उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं कि एक अंग्रेजी अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, उसने जो है एक आरटीआई लगाई। उस आरटीआई में ये मालूम पड़ा समीर जी कि पिछले 5 महीनों में 100 से ज्यादा जो है कंटेंट को जो है सेंसर किया गया है। ये जो है उस आरटीआई से मालूम पड़ा। तो जब 100 से ज़्यादा कंटेंट को जो है वो ये किया गया है, सेंसर किया गया है, ये साफ तौर पर समझ में आता है कि ये सरकार की तरफ से सेंसर किया गया है। अगर सरकार की तरफ से ऐसा कंटेंट सेंसर किया जा रहा है तो जो कंटेंट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चल रहा है उसको सरकार जो है वो सेंसर क्यों नहीं कर पा रही है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। तो इसका मतलब कि जो भी चल रहा है इस पे सोशल मीडिया पर, इसको जो है वो सरकार जो है वो
जी, मतलब समर्थन दे ये रही है। सीधे एक तौर पर देखा जाए कि जो सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा में सुप्रीम कोर्ट के लिए शरीयत कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और न जाने क्या क्या ट्रेंड किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 3 दिन 4 दिन 5 दिन बीतते चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि सरकार की ओर से इन सब चीजों के लिए पूरा समर्थन है, क्योंकि ट्रेंड कराने वाले ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत कहीं बैठे हो, उनका पता न लग सके, सब कुछ पता लग जाता है। और जैसा अमलेंदु जी कह रहे हैं कि तमाम कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अभद्र भाषा में सोशल मीडिया ट्रेंड कराने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और न ही इस तरह के बयान देने वाले सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, और न ही उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ। और समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ बिल्कुल, समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और ये 4 दिन से लगातार ट्रेंड कर रहा है, चल रहा है। जी हाँ, जिसका हवाला दिया गया, जिस हैशटैग का हम लोगों ने भी उस पर चर्चा की थी, उस पर लगातार जो है वो 4 दिन से हैशटैग कर रहा है, और आज भी जो है सुप्रीम कोर्ट है जो है वो ट्रेंड कर रहा है ये। और साफ तौर पे जो समीर जी जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत जो है नोटिस भेजे जाते हैं कंटेंट ब्लॉक करने के लिए, आरटीआई जो है इंडियन एक्सप्रेस की वो ये बताती है कि इसका उपयोग करके, और प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69(1) इसका उपयोग करके जो है ऑनलाइन सेंसरशिप के आदेश सरकार ने जारी किए। यानी जो एक तरीके से कहा जाए कि जो 5 महीने में 130 जो है सेंसरशिप आदेश जारी हुए जी, 130 5 महीने में, लेकिन इस पर कोई सेंसरशिप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को जो गालियां दी जा रही हैं, निशिकांत दुबे लगातार सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निशाना बना रहे हैं, पूर्व जजों को निशाना बना रहे हैं। आज भी उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं सुबह सुबह, दोनों सुप्रीम कोर्ट के 2 पूर्व जजों को, और उनमें से एक सीजीआई हैं, उनको लक्षित करके ट्वीट किए गए हैं। इसका मतलब कि सरकार जो है वो इसको चलवा रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी ये एजेंडा चलवा रही है। इस हाथों समझा जाता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार इसको रोकती, और जैसे और सेंसर किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो हैशटैग चल रहा है, इनको भी सरकार जो थी वो सेंसर करती। समीर जी, बिल्कुल, इनको भी सेंसर करती, क्योंकि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सोशल मीडिया के लिए जो कानून बने हैं, उन कानूनों के दायरे में आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अभद्र भाषा में टिप्पणी हो रही है और बाकायदा उसको ट्रेंड कराया जा रहा है। ये तो ट्रेंड की भाषा है। उन जो हैशटैग के जरिए जो बातें लिखी जा रही हैं, जो कंटेंट लिखे जा रहे हैं, वो और भी ज्यादा अभद्र भाषा में कंटेंट लिखे जा रहे हैं। और तमाम कंटेंट ऐसे भी है जो कि वो यूजर्स जो है ब्लूटूथ टिक वाले यूजर्स हैं, यानी वेरीफाइड यूजर्स हैं, ऐसे लोग भी लिख रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जाहिर सी बात है कि ये आशंकाएं और पुख्ता होती हैं कि सरकार का और पूरी प्रशासनिक मशीनरी का समर्थन हासिल है। जो कुछ भी निशिकांत दुबे ने कहा है, उनके समर्थक जो कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन सारी चीजों के लिए, क्योंकि इस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कोई ट्वीट या कोई बयान इस पर अमलेंदु जी अब तक तो शायद नहीं आया है। बिल्कुल, अभी तक कोई बयान, कोई ट्वीट नहीं आया है। गृह मंत्री ने भी अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जेपी नड्डा का बयान जरूर आया था। हम लोग जब न्यूज पॉइंट में चर्चा कर रहे थे, हम लोगों ने जब ये सवाल उठाए न्यूज पॉइंट में कि इस पर पार्टी ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, इसका मतलब बीजेपी का समर्थन है। उसके बाद हम लोगों के न्यूज पॉइंट के तुरंत बाद जो है जेपी नड्डा का ट्वीट आता है, और उनका ट्वीट ये आता है कि इस पर हमारा समर्थन नहीं है, पार्टी का रुख नहीं है, पार्टी जो न्यायपालिका का सम्मान करती है। ठीक है, आप सम्मान करते हैं, लेकिन आपने कार्रवाई क्या की निशिकांत दुबे के खिलाफ, ये अब तक नहीं आया। उसके बाद निशिकांत दुबे लगातार कर रहे हैं, और जेपी नड्डा उस ट्वीट में लिख रहे हैं कि मैंने आदेश दिया है कि इस तरीके के ना करें। तो अगर आपके आदेश नहीं माने जा रहे हैं तो पार्टी निशिकांत दुबे पर क्या एक्शन ले रही है, ये जेपी नड्डा को बताना चाहिए जी। और पार्टी के तमाम बड़े नेता भी निशिकांत दुबे के समर्थन में हैं। ये क्या कहते हैं, ये सारी चीजें, इनसे क्या संकेत मिलता है, ये कहीं कुछ छिपा हुआ नहीं है। साफ साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से समर्थन कर रही है निशिकांत दुबे जो कुछ भी टिप्पणियां कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जो कुछ भी उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, आरोप लगाए, संगीन आरोप लगाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ, उन सब के लिए उनकी पार्टी उनका पूरा साथ देती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और निशिकांत दुबे ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। लगातार वो आग उगलते जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है अगले हफ्ते। बावजूद इसके कि उसका जो याचिका दायर की जानी थी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए, उस पर अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की अनुमति जरूरी थी, लेकिन
याचिकाकर्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अगले हफ्ते की तारीख तय की है। यानी अगले हफ्ते, तारीख तो नहीं तय की है लेकिन कहा है कि अगले हफ्ते हम इस पर सुनवाई करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह की टिप्पणी इस तरह के जिम्मेदार लोगों ने, जो सांसद हैं, कई बार के सांसद हैं, निशिकांत दुबे सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद हैं, उनकी तरफ से ऐसी टिप्पणी कभी की गई होगी? शायद कभी नहीं की गई होगी। अवमानना की बात अलग है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आलोचना जरूर हुई है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ याचिकाएं गई हैं, हमेशा जाती हैं, यह प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ, यानी कि पूरी की पूरी न्यायपालिका के खिलाफ यह आरोप लगा देना कि देश में गृह युद्ध के लिए वो जिम्मेदार है, बहुत ही गंभीर आरोप है। हाँ, बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप है और ये सीधे सीधे व्यक्तिगत टिप्पणी भी है समीर जी, और एक संस्थान के ऊपर टिप्पणी भी है, और उस संस्थान के ऊपर टिप्पणी है जिसके ऊपर जनता का सबसे ज़्यादा विश्वास है कि सरकार से न्याय नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट से न्याय अवश्य मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सीधे सीधे टिप्पणी जो है ये एक तरीके से कहा जाए बहुत ज़्यादा घातक है। और ये समझा जा सकता है चूंकि आज भी एक और याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, केरल सरकार की याचिका पर सुनवाई है, जो गवर्नर वहां रोके हुए हैं अध्यादेश, जैसे तमिलनाडु में रोके गए थे, उसी तरीके की याचिका पर सुनवाई आज है। तो यानी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए बीजेपी की तरफ से ये एजेंडा चलाया जा रहा है, ऐसा विपक्ष का आरोप है और लोग भी यही समझ रहे हैं समीर जी। जी बिल्कुल, ये सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि क्या हो रहा है तमिलनाडु में। जिस तरह से केरल में तमिलनाडु में राज्यपाल का सरकार के साथ विवाद था, और विवाद यह था कि विधानसभा से पारित विधेयकों को राज्यपाल मंजूरी नहीं दे रहे थे। ये तमाम गैर बीजेपी शासित राज्यों में ये स्थितियां लगातार बनी हुई है। उसी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि राज्यपाल लंबे समय तक विधेयक को नहीं रोक सकते हैं, और उसी फैसले के आधार पर उपराष्ट्रपति ने शुरुआत की, सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की। उसके बाद निशिकांत दुबे किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के मुखर होकर उन्होंने आलोचना शुरू कर दी और सीधे चीफ जस्टिस के ऊपर बड़े आरोप उन्होंने लगा दिए, और लगातार उन्हें इसका समर्थन मिलता दिखाई पड़ रहा है। तो यह साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन इसको हासिल है। और दूसरी ओर उधर वक्फ संशोधन कानून को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है। मुस्लिम संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और 11 अप्रैल से लेकर 7 जुलाई तक जो देश भर में देशव्यापी प्रदर्शन का प्लान तैयार किया गया था, उसके तहत आज दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एक बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, जिसमें देश के तमाम हिस्सों से तमाम मुस्लिम संगठनों के लोग उसमें मौजूद हैं। और वक्फ संशोधन कानून को बताया जा रहा है कि यह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। इस पर भी सुनवाई 5 मई को तय की गई है। सुनवाई हो रही है लगातार, और सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक किसी भी तरह के जो कानून के तहत व्यवस्था दी गई है उसको लागू करने से मना कर रखा है। मना क्या कर रखा है? सरकार ने ही वादा किया है कि हम नहीं लागू करेंगे। 5 मई को फिर से सुनवाई होनी है, और इस बीच देशव्यापी प्रदर्शन मुस्लिम संगठनों के जारी हैं। आज ताल कटोरा स्टेडियम में बड़ा सम्मेलन हो रहा है जिसमें कई मुस्लिम संगठनों के लोग और तमाम राज्यों से, देश भर से आए हुए लोग शामिल हो रहे हैं। हाँ, ताल कटोरा स्टेडियम में हो रहा है और उसमें कई संगठनों के लोग पहुंचे हैं। देश भर से जो मुस्लिम संगठन हैं वो वक्फ के खिलाफ जो कानून पारित हुआ है उसके खिलाफ आज अपना सम्मेलन कर रहे हैं ताल कटोरा स्टेडियम में दिल्ली में। और असदुद्दीन ओवैसी जो हैं MIM के चीफ हैं वो भी उसमें वहाँ पहुंचे हुए हैं, और वहाँ से भी और खबरें आएंगी तो वो भी हम अपने दर्शकों को समीर जी निश्चित तौर पर बताएंगे। जी बिल्कुल, और इस पर जो सबसे बड़ी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वक्फ संशोधन कानून उसको बताया जा रहा है कि वो असंवैधानिक है। इसी मुद्दे पर उसको चुनौती भी दी गई है। उसकी प्रक्रिया जिस तरीके से उसको पारित कराया गया है संसद से, को चुनौती दी गई है, और उसी के खिलाफ देश भर में लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं। और प्रदर्शन इधर बीच जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी ने, यानी जो प्रवर्तन निदेशालय है, उसने आरोप पत्र दाखिल किए हैं। उसको लेकर कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। देश के 57 बड़े शहरों में कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कल से शुरुआत हुई और ये 24 अप्रैल तक ये जारी रहेंगे। अलग अलग शहरों में, लखनऊ में, जयपुर में, तमाम जो
लगभग इस तरह के 57 शहर हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि किस तरह से राजनीतिक विद्वेष की वजह से नेशनल हेराल्ड के मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है और ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, जबकि उस पर कोई इस तरह का मुकदमा नहीं बनता है। जो कुछ भी किया गया है नियमों के तहत किया गया है, यह कांग्रेस पार्टी का कहना है। तो देश भर में इसके खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही है कांग्रेस पार्टी भी, और जांच एजेंसियों को लेकर लगातार सरकार घिरी ही रहती है। जांच एजेंसियां और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, खासतौर से चुनाव आयोग को लेकर भी राहुल गांधी ने जब बोस्टन में बोला, उसको लेकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रतिक्रियाएं कर दे रही है। सबसे बड़ी बात यह कर रही है कि देश के बाहर राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी पहली बार ये नहीं बोल रहे हैं। देश के भीतर और यहां तक कि देश की संसद के भीतर भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। कई बार उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा कभी नहीं हुई। तो अब जब चुनाव आयोग लगातार घिरता नजर आ रहा है, उस स्थिति में अगर राहुल गांधी ने वहां इंडियन ओवरसीज कम्युनिटी के लोगों से, जो बाहर रहने वाले लोग हैं, उनके बीच में ये बात कही है, तो वो किस तरह से अपमान हो सकती है। उन्होंने वही आरोप लगाए हैं जो आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है, और तमाम सबूतों से यह पता भी चल रहा है कि इन आरोपों के पीछे मजबूत आधार है, ऐसे ही नहीं हो रहा है, प्रमाण है उसके लिए। और ताजा तरीन मामला जो महाराष्ट्र में निलंबित इंस्पेक्टर है, उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि किस तरह से चुनावी प्रक्रिया को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। हाँ बिल्कुल, जो चुनावी प्रक्रिया को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाद समीर जी ये मामला काफी ज्यादा बढ़ा, और ये बढ़ा जो मामला जो, तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वो एक तरीके से कहा जाए कि पुष्टि हुई जो विपक्ष के आरोप थे उनकी, और ये पुष्टि विपक्ष के आरोपी हुई, और विपक्ष भी यही आरोप लगा रहा था कि बहुत कुछ गड़बड़ हुआ है। और ये सवाल तो समीर जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी राहुल गांधी की और संजय राउत और सुप्रिया सुले की, उसमें भी ये बात उठाई गई थी। और एक याचिका जिसमें प्रकाश अंबेडकर खुद पैरवी कर रहे हैं, वो बॉम्बे हाई कोर्ट में है, और उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश भी दिया है कि भाई आपने 5:59 के बाद 1 मिनट में जितने आपने टोकन इशू किए कि वोटिंग आगे होगी, उसके आप सबूत उपलब्ध कराइए। और चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक मेरी जानकारी नहीं है कि उस पर कोई जवाब आया हो। बॉम्बे हाईकोर्ट इसको आदेश दे चुका है। तो राहुल गांधी भी जो सवाल उठा रहे हैं, ये बाकायदा न्यायालयों में विचाराधीन है। और राहुल गांधी ने यही कहा कि हमने मांगा जब उनसे कि भाई आप हमको दीजिए इसका रिकॉर्ड दीजिए, कि आपने जो कहा कि भाई 2 घंटे में लगभग जो है वो 65 लाख वोट पड़ गए, ये फिजिकली संभव नहीं है, चूंकि लगभग 3 मिनट जो है एक वोट को डालने में लगता है। अमले जी इस पर करते हैं चर्चा, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन एक बड़ी खबर दिल्ली हाई कोर्ट से भी आ रही है रामदेव के खिलाफ, कि उन्होंने जिस तरह से दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं, दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट हैं, उनको लेकर जो बयान दिया है, हालांकि वो पहले भी सुप्रीम कोर्ट की भी सख्त टिप्पणी पड़ चुकी है उनके ऊपर, जुर्माना भी लगा है और उनसे माफी भी मंगवाई गई है, लेकिन एक बार फिर वो चर्चा में है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में उनके खिलाफ ये केस मामला चल रहा है, जिसमें उनको कड़ी फटकार लगाई गई है। क्या है उसकी जानकारी, थोड़ा दीजिए। उसकी जानकारी ये समीर जी कि बाबा रामदेव ने अपना एक जो था वो प्रोडक्ट लॉन्च किया, और उसको फिर उन्होंने शरबत जिहाद का नाम दिया, कि जो मतलब सीधे सीधे उन्होंने एक तरीके से कहा जाए रूह अफ़ज़ा जो है हमदर्द कंपनी का, उसको टारगेट किया और कहा कि जो शरबत आप पीते हैं उससे मदरसे को जाते हैं, और इसके जरिए आप जो है वो हमारा शरबत पिएंगे तो ये इससे गुरुकुल खुलेगा, और क्या पतंजलि, ये सब उन्होंने कहा। और सीधे सीधे उन्होंने व्यापार के क्षेत्र में एक तरीके से उन्होंने धार्मिक मतलब सांप्रदायिक विभाजन का तड़का लगाया। इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, और वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी जो हैं वो हमदर्द की तरफ से पेश हुए। उन्होंने कहा कि ये ऐसा शर्मनाक मामला है जो रूह अफ़ज़ा उत्पाद के अपमान से परे है, बल्कि सांप्रदायिक विभाजन का भी मामला है। और ये कहा मुकुल रोहतगी ने कि रामदेव की टिप्पणी नफरत फैलाने वाले भाषण के समान है, यानी ये सिर्फ व्यापारिक प्रतिद्वंदता नहीं है, और वैसे भी जो व्यापारिक प्रतिद्वंदता भी है समझिए, उसमें भी ये है कि बराबर प्लेइंग फील्ड मिलेगी। और व्यापार में आप इस तरह की कोई चीज नहीं कर सकते कि साहब धर्म के नाम पे या जाति के आधार पर आप जो है भेदभाव करके अपना कोई प्रोडक्ट बेचें, ये भी नहीं है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जैसा प्रतिष्ठान बनाया गया है इसी की देखरेख के लिए, बनाया गया है। और रोहतगी ने यह भी कहा कि अपनी टिप्पणी से रामदेव ने धर्म के आधार पर हमदर्द पर हमला किया है, और उन्होंने इसे शरबत जिहाद का नाम दिया है। और रामदेव की तरफ से एक प्रॉक्सी वकील पेश हुआ, उन्होंने समय मांगा। न्यायालय ने वकील को दोपहर 2 बजे पेश होने को कहा, और संकेत दिया कि किसी भी तरह की विफलता पर न्यायालय बहुत कड़ा आदेश पारित करेगा। और न्यायालय ने कहा साफ तौर पर कि अदालत की अंतरात्मा को झकझोरने वाली बात है, यह अक्षम्य है
जी सुनवाई अभी चल रही, 12 बजे कहा था तो हाँ जी हाँ अब अभी सुनवाई चल रही है, फिर से मतलब 12 बजे तक का समय दिया है वकील को, तो अब वकील साहब फिर पहुंचेंगे तो उसको हम फिर बताएंगे कि उसमें आगे क्या चल रहा है। जी बिल्कुल। तो इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जो रामदेव ने कहा था, शरबत जिहाद बताया था, उसको लेकर उनके खिलाफ सुनवाई चल रही है और उनके वकील ने समय मांगा था, समय दिया गया, तो उस पर सुनवाई इस समय चल रही है। क्या आता है, किस तरह का आदेश हाई कोर्ट की ओर से आता है, उस पर भी रहेगी हमारी निगाह। लेकिन बाबा रामदेव अपने व्यापार को धर्म से, देश से जोड़कर जिस तरह से देखते हैं और दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट को देश विरोधी, धर्म विरोधी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी उनको फटकार लग चुकी है और सीधे तौर पर उन्होंने एलोपैथी को ही चैलेंज कर दिया था और यह कहा था कि ये सब चीजें ठीक नहीं है, जो उनके प्रोडक्ट हैं सही है। कोविड के समय में बहुत जबरदस्त उनको फटकार लगाई गई और कहा गया कि आपने जो दावे किए थे उसके लिए आप माफी मांगिए। लेकिन उससे थोड़ा उभरे, एक बार फिर उन्होंने शुरुआत कर दी, जब नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उनको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए शायद सबसे अच्छा जो रास्ता मिलता है कैंपेनिंग का, वो यही मिलता होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा उसको मिलता होगा। और जो मुकुल रोहतगी हैं, उन्होंने कहा कि रामदेव का नाम बहुत मशहूर है, वो किसी अन्य उत्पाद का अपमान किए बिना पतंजलि के उत्पाद बेच सकते हैं। तो रामदेव के आचरण पर रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का हवाला दिया, जिसमें रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू की गई थी। और आपको याद होगा समीर जी की बहुत कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी कई बार, और उनकी जो एपोलॉजी थी उसको मानने से भी इनकार कर दिया था और बाद में बहुत सख्त चेतावनियां देकर जो थी उनकी एपोलॉजी कहा था कि आप अखबार में विज्ञापन दे के माफी मांगिए, माफी मांगिए। और इसी को उन्होंने कहा रोहतगी ने कि इन्होंने अवमानना की कार्रवाई शुरू की गई थी और न्यायालय को दिए वचन का उल्लंघन करते हुए भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने और एलोपैथिक दवाओं के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा गया था। और इस पर जो था जस्टिस बंसल जो है, उन्होंने मुख्य वकील जो थे उनसे कहा और संकेत दिया कि किसी भी तरह पे मतलब विफलता हुई तो फिर और हाईकोर्ट जो है बहुत सख्त आदेश जो रामदेव के खिलाफ पारित करेगा, ये उन्होंने चेतावनी दी है जो जज हैं जस्टिस बंसल, उन्होंने। तो सुनवाई चल रही है और ये कहा है कि उनको चेतावनी दी है कि सख्त आदेश पारित कर देगा उनके खिलाफ। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से भी सख्त आदेश मिल चुका है, सख्त उनको फटकार लग चुकी है और माफीनामा प्रकाशित करने के लिए कहा जा चुका है। लेकिन एक बार फिर उन्होंने इस तरह से शुरुआत की अपने व्यापार की कि उसको धर्म से जोड़ दिया और एक धर्म को नफरत के भाव से उन्होंने देखने की कोशिश की है। इसी को लेकर उसको चैलेंज किया गया है। यानी ये केवल व्यापारिक जो प्रतिस्पर्धा होती है उसको नहीं ये उल्लंघन कर रहा है, बल्कि देश में एक सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देने वाला ये काम है, बयान है। निश्चित तौर पर वो उस पर उनको जो फटकार हाई कोर्ट की लगनी है, जिस तरह से दलील दी है हमदर्द के वकील ने, मुकुल रोहतगी ने, उसको देखते हुए अब देखना है इस पर क्या होता है। हाई कोर्ट क्या जी आगे भी कुछ और कहा है जी, इस पर कहा है। अदालत ने कहा कि जब मैंने देखा तो मुझे मतलब अदालत ने कहा कि जब हमने इसको देखा तो हमें अपने कानों और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तो राजीव नायर जो वरिष्ठ अधिवक्ता है वो रामदेव की तरफ से पेश हुए और उन्होंने कहा कि हम वीडियो को हटा रहे हैं। उनसे कहा अदालत ने कि हमने पहले ही निर्देश जारी कर दिए, मुझे लगता है कि मामला यहाँ खत्म हो गया है। इस पर उन्होंने कहा, उनके वकील जो है रामदेव नायर ने, इस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है रामदेव से कहा है कि हलफनामा आप दाखिल कीजिए और जिसमें यह लिखा हो कि वे भविष्य में ऐसा कोई बयान, विज्ञापन या सोशल मीडिया पोस्ट जारी नहीं करेंगे जिससे हमदर्द को परेशानी हो। और कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने के लिए रामदेव को 1 सप्ताह का समय दिया है और अब मामला जो है ये 1 मई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है कि 1 मई को अब ये इस पे मामला होगा। रामदेव को अपना माफीनामा, हलफनामा दाखिल करना होगा हाई कोर्ट में और 1 मई को इस पर सुनवाई होगी। रामदेव यहाँ भी और ज्यादा घिर सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ और ज्यादा घिर सकते हैं। अब 1 मई को फिर से सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने टिप्पणी की है, कहा है कि वो विज्ञापन हमने देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, और सच में एक अगर जो वो क्लिप्स चल रही थी सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ रही थी, एक बार सब लग रहा था कि कैसे कोई इस तरह से कह सकता है। कई साल से, मतलब दशकों से वो एक ब्रांड बना हुआ है, उसको खैर अगर उसकी
उस कमियां हैं, खामियां हैं, वो उसको बताने का तरीका एक अलग होता है, लेकिन उसको धर्म से जोड़कर देख रहे हैं कि ये शरबत जिहाद का नाम दिया था उन्होंने, शायद यही शब्द इस्तेमाल किया। शरबत जिहाद का इस्तेमाल किया था रामदेव ने, और इसी को लेकर बहुत सख्त टिप्पणी जो है वो की है दिल्ली हाईकोर्ट ने, और आदेश दिया है रामदेव को कि 1 हफ्ते के अंदर अपना आप हलफनामा दायर कीजिए और 1 मई को इसकी समीर जी सुनवाई होगी। इधर एक और मामला समीर जी चल रहा था जो इसको लेकर एक फिल्म अब है कलाकार, मतलब कलाकार तो नहीं कहेंगे उन्हें, वो निर्माता डायरेक्टर है, हाँ फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप, उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर जो थी वो कोई टिप्पणी कर दी थी, और उसके बाद जो था काफ़ी ज़्यादा उनके खिलाफ माहौल जो था वो गर्मा गया था। अब अनुराग कश्यप ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट कर माफ़ी मांग ली है, और ट्वीट में क्या कहा है अगर आप उसे बताएंगे तो ये जी, वो लिख रहे हैं कि मैं गुस्से में किसी को एक जवाब देने में अपनी मर्यादा भूल गया और पूरे ब्राह्मण समाज को बुरा बोल डाला। वो समाज जिसके तमाम लोग मेरी जिंदगी में रहे हैं, आज भी हैं और बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। काफी लिखा है उन्होंने, लंबा चौड़ा ट्वीट। अब बाद में लिखते हैं कि मैं माफी मांगता हूं अपने उन तमाम सहयोगी दोस्तों से, अपने परिवार से और उस समाज से कि हमें सही शब्दों का इस्तेमाल करूंगा आगे से। आशा है आप मुझे माफ कर देंगे। ये ट्वीट उन्होंने किया है, बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट। हालांकि शुरू में उन्होंने माफी तब भी मांगी थी, लेकिन बहुत ही इस तरीके से माफी मांगी थी कि लग रहा था कि वो माफी कह तो रहे लेकिन मान नहीं रहे हैं। हाँ। और इसी को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ था कि आपने गलती की, और बहुत ही अभद्र भाषा में उन्होंने टिप्पणी की थी। बहुत ही अभद्र भाषा में थी इसको टिप्पणी की थी, और जो टिप्पणी थी उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी जो था वो चल रहा था। इधर समीर जी सुप्रीम कोर्ट से ही एक और खबर है, और बड़ी खबर है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर बहुत सख्त एक्शन लिया है, और एक एसडीएम को जो है कहा है कि हम आपको जेल भेजेंगे, और 2 महीने की उनको सजा जो है वो हो चुकी है, और कि फिलहाल सजा पर रोक लगाई है, लेकिन ये कहा है कि हम आपको जेल भेज देंगे और इसकी भरपाई जो है हम आपसे ही करेंगे। तो मामला जो है वो असल में ये है कि आंध्र प्रदेश की में एक गुंटूर जगह है, वहाँ का एक मामला है, और वहाँ जो था वो एक एसडीएम उसको जेल की सजा सुनाने की बात है। हुआ यह था कि कुछ 4 लोग जो थे उन्होंने याचिका हाईकोर्ट में दायर की और शिकायत ये की कि राजस्व अधिकारी उनकी बात सुने बिना उनकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है, और उस ज़मीन पर घर बनाने के लिए वो लोग पट्टे की मांग कर रहे थे, जिस पर कोर्ट ने तहसीलदार को 2 महीने में फैसला करने का निर्देश दिया, और साथ ही ये भी कहा कि अगर ज़मीन पर उनका कब्जा है तो उन्हें किसी भी हाल में बेदखल नहीं किया जा सकता। लेकिन 2 महीने बाद फिर हाईकोर्ट में याचिका पहुंची कि तहसीलदार ने उन्हें उनकी ज़मीन से जबरन हटा दिया है, जिस पर हाईकोर्ट ने तहसीलदार को चेतावनी दी कि वो कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। कोर्ट के आदेश के बावजूद 88 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में उन राजस्व अधिकारी महोदय ने जमीन से उन लोगों का कब्जा हटा दिया। इस पर हाई कोर्ट ने जो थी वो सख्त अपनी नाराजगी जाहिर की, और कोर्ट की अवमानना का उनको दोषी करार देते हुए उन पर 2000 रुपये का जुर्माना, इसके साथ साथ 2 महीने की जेल की सजा सुनाई। अब इस सजा के खिलाफ जो थे वो राजस्व अधिकारी इस समय तहसीलदार थे, वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर उन्होंने जो था वो कहा कि साहब हमको इस पर जो है वो माफ़ कर दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने हाई कोर्ट के आदेश का अवमानना की, और हाई कोर्ट के आदेश के बाद आपने बुलडोजर चला दिया और आपने उसी वो झुग्गी झोपड़ियां उजाड़ दी, तो आप किस तरीके से आप दया के पात्र हैं, ये उन्होंने पूछा। तो उनकी तरफ से वकील जो उपस्थित हुए उन्होंने कहा कि साहब इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये पूछा गया कि अच्छा आएगा इनके छोटे बच्चे हैं इसके आधार पर कर दिया जाए, तो जिन लोगों का आपने उजाड़ा उनके छोटे बच्चे नहीं थे, आपने उजाड़ा कैसे? और कोर्ट के हाई कोर्ट के आदेश के बाद आपने उजाड़ा, और फिर आप चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट आपको उसमें बरी कर दे? ऐसे कैसे हो सकता है? हम आपको जेल भेजेंगे और आपको डिमोशन भी करेंगे, क्योंकि वो जो थे वो तहसीलदार साहब वो प्रमोशन पाकर एसडीएम फिर से। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हम आपको जेल भी भेजेंगे, जुर्माना भी लगाएंगे और आपका डिमोशन भी करेंगे। तो अब समीर जी अगर 2 महीने की जेल हो जाएगी और जुर्माना लगेगा और डिमोशन भी हो जाएगा, तो बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त आदेश दिया है, और ये जस्टिस गवई जो थे वो इसमें बेंच में शामिल थे, आदेश देने वाली बेंच जो है उसमें। तो सुप्रीम कोर्ट से आज कई बड़ी खबरें आ रही हैं, बड़ी खबरें, और ये बुलडोजर वाली खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है अमलेंदु जी। पिछले कुछ समय से जिस तरह से सरकारें बुलडोजर कल्चर को बढ़ावा दे रही हैं, यानी कहीं भी कुछ हुआ और पहुंचे पहला काम ये होता है कि बुलडोजर चला दो, उत्तर प्रदेश में खास तौर से, और ये ट्रेंड वहां से चला, तमाम राज्यों में उसको अपनाया गया, और ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी की सरकारों में, दूसरी पार्टियों की सरकारों में भी उसको आजमाया गया। अभी पिछले दिनों देखा गया था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में एक बच्ची अपनी उस बुलडोजर चलाए
जलाया जा रहा है, उसका घर तोड़ा जा रहा है और अपनी किताब कॉपी लेकर भाग रही है। तो उसको इस तरीके से वहां बिना किसी की बात सुने और बिना कुछ कहे और बार बार सुप्रीम कोर्ट की फटकार लग रही है। इन सब के बावजूद ये जो कार्रवाई है बुलडोजर वाली, उस पर लगाम नहीं लग रही है। हाँ, उस पर लगाम नहीं। पहले भी कह सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है, कई बार कह चुका है। उत्तर प्रदेश में भी पुलिस कर्मियों ने जिस तरीके से धाराएं जोड़ दी थी और केस कमजोर किया था, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की हैं, सजाएं भी सुनाई हैं और उनके व्यक्तिगत उससे की जाएगी रिकवरी, ये भी कहा है। इसके बावजूद इस तरह की कार्रवाइयां नहीं रुक रही हैं। उसके पीछे मुख्य कारण क्या है समीर जी? उसके पीछे मुख्य कारण यही है कि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोला, उसके बाद निशिकांत दुबे ने हमला बोला, बीजेपी का उसको समर्थन मिल रहा है, एक तरह से कहा जाए। इससे जो है लोगों की हिम्मत बढ़ रही है, प्रशासनिक अधिकारियों की हिम्मत बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की लगातार अवहेलना की जा रही है, क्योंकि लगता है कि फैसला तो लागू कराना सरकार के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ आदेश दे सकता है, आदेश देगा और सरकार अगर नहीं मानेगी तो क्या कार्रवाई होगी? लोगों के मन में इसका कहां तक असर पड़ रहा है अमलेंदु जी? कल की ही घटना है मेरे ख्याल में कि दिल्ली की एक अदालत में जिस तरह से जज को धमकी दे दी और बहुत गालियां देते हुए धमकी दी, ये कहा कि बाहर निकल कर देखते हैं तुमको, देख लूंगा। और ये नोट अपने आदेश में लिखा है उन्होंने, जज ने। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके असल में है क्या समीर जी, कि जितने अपराधी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में उच्च पदों पर पहुंच गए हैं और जिस तरीके से उनकी सब चीजें आ रही हैं, तो मन जो है वो अपराधियों का देश के अंदर बढ़ रहा है। ये बड़ी खतरनाक चीज जो हो रही है। और अधिकारियों, मतलब जो अधिकारी हैं उनके मन में भी, अपराधी जो उनके मन में भी, अदालतों का भय जो है वो निकलता जा रहा है। अगर ये स्थिति पैदा होगी तो देश के अंदर एक अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। बीजेपी को समझना चाहिए कि अगर इस तरीके की चीजें होंगी और देश में अराजकता की स्थितियां होंगी तो नरेंद्र मोदी को भी शासन करना असंभव हो जाएगा। ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो अदालतों के आदेशों की आपकी असहमतियां हो सकती हैं, हम लोगों की भी बहुत सी असहमतियां अदालतों के आदेश से होती हैं, उस पर टिप्पणियां भी होती हैं, उनकी आलोचना भी होती है, बहस भी होती है, खिलाफ अपील होती है। सरकार के पास ये मौका है कि आप जाके अपील कर सकते हैं। भाई 2 जजेस की बेंच ने फैसला किया, आप 3 जजेस की बेंच में चले जाइए, वहां अपील कर दीजिए। 5 जजेस में चले जाइए, ज्यादा संविधान पीठ में चले जाइए। उस संविधान पीठ भी अगर आपके खिलाफ फैसला देती है, बड़ी संविधान पीठ में आप फैसला कर दीजिए। तमाम आपके पास रिवीजन के मतलब अवसर हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना शुरू कर दें और आप सीजीआई पर हमला करना शुरू कर दें और सरकार जो बचाव करने लग जाए इस तरीके से कि सॉलिसिटर जनरल और जो अटॉर्नी जनरल हैं वो अवमानना की कार्रवाई की अनुमति नहीं दें और चिट्ठियां दबा कर रख जाएं, तो इससे भी देश के अंदर एक अराजकता की स्थिति पैदा होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर देश के अंदर अराजकता की स्थितियां पैदा करना चाहती है? ये भी सवाल जो है समीर जी, जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें उठना शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आरोप निशिकांत दुबे ने अमलेंदु जी लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर, वो कितना गंभीर आरोप है। और इसके लिए भी संविधान में रास्ता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस अपने वो संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं तो उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। अगर इतना बड़ा आरोप लगाया गया है तो ये तो संवैधानिक दायित्वों का में असफल क्या हो रहे हैं, वो तो संवैधानिक दायित्वों के बियॉन्ड जा रहे हैं। अगर देश में वो गृह युद्ध भड़का रहे हैं तो उनके खिलाफ आप क्यों नहीं ला रहे हैं? आखिर उनके खिलाफ आपको इंपीचमेंट लाना चाहिए, महाभियोग लाना चाहिए, उसका भी रास्ता दे रखा है संविधान ने, लेकिन वो नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, आरोप लगाए जाएंगे और उसको प्रचारित किया जाएगा। ये ट्रेंड सेट किया जा रहा है। हाँ, ये ट्रेंड सेट किया जा रहा है और इसको लेकर बहुत सारे सवाल समीर जी उठ रहे हैं, बीजेपी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और इस बीच आज एक सुनवाई जो है समीर जी वो होनी है पश्चिम बंगाल में, जो राष्ट्रपति शासन लागू करने की जो याचिका, उस पर कल हालांकि उस पर जस्टिस गवाई ने बहुत सख्त टिप्पणी की थी। और जो याचिका करता है विष्णु शंकर जैन, जो जगह जगह मस्जिदें खुदवाने के लिए आप डालते रहते हैं, उनके ऊपर उनसे बहुत सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि भाई आप क्या चाहते हैं कि हम जो है वो कार्यकारी जो शक्तियां हैं सरकार की उसमें हस्तक्षेप करें? हम पे तो पहली आरोप है कि हम इस तरह की मतलब जो हम करते रहते हैं हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसको लेकर जो टीएमसी सांसद है शत्रुघ्न सिन्हा, उनसे जो जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो केंद्र सरकार पर लगाएं, पश्चिम बंगाल की सरकार पर नहीं। चूंकि अगर जो बातें कही जा रही हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो एक तरह से कहा जाए कि वो बिहार चुनाव की वजह से जो है इसको किया जा रहा है, ये उनका कहना है शत्रुघ्न सिन्हा का। और उन्होंने कहा कि अगर कहीं राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए तो मेरे मुताबिक यह केंद्र की सरकार पर लगना चाहिए ताकि यह सब हरकत ना करें, यह डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ना
अपनाएं। हम लोग सुनेंगे अभी कि क्या कहा शत्रुघ्न सिन्हा ने इस मामले को लेकर। इस मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब देखते हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट में पहले एक याचिका गई थी इसी तरीके की कि अरविंद केजरीवाल को जो है हटाया जाए और वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी कि आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या अदालतें जब सरकारों को इस तरीके से नियंत्रित करेंगी, आप क्या चाहते हैं? आप कोई भी एक ऐसा उदाहरण बताइए जब अदालतों ने जो राष्ट्रपति शासन लगाया हो। ये कार्यकारी आदेश है, अगर कोई गड़बड़ियां मणिपुर में इतने दिनों तक अशांति रही, अभी भी है, लेकिन वहां तो और जबकि मणिपुर पर तो स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। जी हाँ, टीम गई थी, टीम गई थी। अब अभी 6 जज होके आए हैं वहां। जी हाँ। इसके बावजूद वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की कोई सिफारिश या कोई इस तरीके का आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जारी नहीं किया। तो आप कैसे पश्चिम बंगाल में इसकी मांग कर सकते हैं? लेकिन याचिका चूंकि लगाने का लोगों को शौक है, आप वकील हैं तो आप कहीं भी जाके पहुंच सकते हैं, कोई पैसा लगना नहीं है, सिर्फ स्टाम्प पेपर लगना है, आपने याचिका दायर कर दी। यानी इस तरीके के मसले जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं समीर जी, होता क्या है कि इस तरीके के मसले पहुंचने के जो राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होते हैं, असली लोगों को जिनको न्याय चाहिए वो सफर होते हैं, क्योंकि समय इसमें समय जाता, अदालतों समय जाता है। आप देखिए कल समय अदालत का बर्बाद हुआ, आज फिर समय बर्बाद होगा। हो सकता है इस पर नोटिस इशू हो जाए सरकार को, फिर अगली सुनवाई हो, फिर उस पर समय बर्बाद होगा। तो यानी जितना समय इस केस पर, और नतीजा क्या होगा बाद में? नतीजा यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ये हमारा काम नहीं है, आप गवर्नर से बात कीजिए, राष्ट्रपति से बात कीजिए, केंद्र सरकार से बात कीजिए, हमारा मसला नहीं है। तो इतना समय जो बर्बाद होगा, इसकी भरपाई कैसे होगी? हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इन वकील साहब के ऊपर पेनल्टी भी लगाए कि आपने अदालत का समय बर्बाद किया। लेकिन ये याचिका पहुंची हुई तो हम लोग सुन सकते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा क्या है। जी बिल्कुल, एक बार सुनेंगे क्या कहा है शत्रुघ्न सिन्हा ने कि जो याचिका दायर की गई है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, उसको लेकर क्या कह रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा, सुनते हैं। और इस मामले पर जैसा अमलेंदु जी कह रहे थे कि पहले भी दिल्ली की सरकार, जब वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसको लेकर याचिका गई थी, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया था कि ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि किसी राज्य की सरकार को बर्खास्त करने, हटाने के मामले में वो कोई फैसला दे। ये काम कार्यपालिका का है, यानी ये काम प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, राष्ट्रपति का होता है, कोर्ट का काम नहीं होता है। लेकिन इसको लेकर जो याचिका दायर की गई है, अब सुनवाई उस पर आज होनी है सुप्रीम कोर्ट में। क्या कह रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा उस मामले पर, उस याचिका पर, वो सुनते हैं। की स्थिति पैदा कर दी है। बिहार और बंगाल चुनाव की वजह से तो नहीं? मेन तो बिहार और बंगाल चुनाव की वजह से लोग बता रहे हैं, बिल्कुल। इसीलिए मैंने कहा कि अगर कहीं प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, मेरी नजरों में, मेरे ख्याल से, तो हमारे केंद्र की सरकार पर लगना चाहिए, ताकि ये सब हरकत ना करें, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ना अपनाएं, ये हमारे लोगों में ये तनाव ना पैदा करें, चुनाव के वक्त में तनाव पैदा कर रहे हैं। साफ इसका उद्देश्य और अभिप्राय समझ में आ रहा है। इसलिए जब देखो कोई बात तो आप उसमें प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। बंगाल में क्या हुआ भाई? इतनी सुख शांति बंगाल में शायद देश में कहीं नहीं होगी। मैं वहीं का एमपी हूं, सांसद हूं अभी, आसनसोल, जो दूसरा सबसे संपन्न रेवेन्यू के मामले में वो डिस्ट्रिक्ट है सबसे। वहां पे मैं देखता हूं कितनी सुख, वहां पे तो नारे लग रहे हैं चारों तरफ, भाईचारे का शहर, सिटी ऑफ ब्रदरहुड आसनसोल। पूरे बंगाल में ऐसा है। 30% है कि 33% है कि 35% वहां मुस्लिम परिवार रहते हैं। आज तक तो मैंने नहीं सुना कभी कोई ऐसा दंगा हुआ, कोई फसाद हुआ। कई बार करवाने की कोशिश की है, हमने सुना है कि करवाने की कोशिश करते हैं, आता है, थम जाते के लोग जानते हैं और मानते हैं कि भाईचारा, सर्वधर्म समभाव, जियो जीने। तो सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका पर सुनवाई होगी आज, और जहां पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए याचिका दायर की गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है, उस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन वक्फ संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, और देश भर से तमाम मुस्लिम संगठनों के लोग आए हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस सम्मेलन को आयोजित किया है और उसमें तमाम नेता पहुंचे हुए हैं, तमाम दूसरे संगठनों के लोग भी, मुस्लिम संगठनों के लोग पहुंचे हुए हैं। देश भर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से लेकर 7 जुलाई तक देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर रखा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और
माफ कीजिएगा, उसी क्रम में आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में भी ये प्रदर्शन हो रहा है। तो इसको लेकर अभी सरकार घिरी हुई है। 5 मई को सुप्रीम कोर्ट दोबारा उस पर सुनवाई करेगा, तारीख दे रखी है, लेकिन विरोध जो है सड़कों पर वो जारी है। सैफुल्लाह रहमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रदर्शन को लेकर और वक्फ संशोधन कानून पर ये जो लड़ाई है उसके बारे में सुनते हैं उनको। वो कानून लाया गया है। देखिए, हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये देश पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलेगा। इस देश को चलना चाहिए उसके संविधान से। गवर्नमेंट जो इस वक्त वक्फ से मुताल्लिक कानून लाई है, यहाँ के संविधान की रूह को मुतासिर करती है। तो यही हम मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि वो अपने पार्टी के मैनिफेस्टो के बजाय इस मुल्क के लिए जो संविधान इस मुल्क के मेमारों ने, इस मुल्क के बनाने वालों ने दिया है, उसके मुताबिक उसको मुल्क चलाना चाहिए। जी, बट सरकार का ये दावा है कि ये जो कानून लाया गया है ये पक्ष में है, तमाम मुस्लिम इसका समर्थन भी कर रहे हैं और कई लोगों की जमीनें जो छीनी गई हैं उसके लिए ये कानून लाया गया है। नहीं, बिल्कुल गलत है। सबसे ज्यादा जमीन तो गवर्नमेंट ने छीनी, वक्फ की जमीनें सबसे ज्यादा खुद गवर्नमेंट ने छीनी है और इसमें हरगिज ये मुसलमानों के पक्ष में नहीं है। न गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बता सकी कि इसकी कौन सी दफा है जिससे मुसलमानों को फायदा होगा, न कोर्ट में इस बात को बता सकी। आप कह रहे हैं कि हमने इतनी तैयारी की है, इतने महीने तैयारी की है, और फिर भी जब गवर्नमेंट ने कोर्ट में सवाल किया गया तो आपने कहा कि 7 दिन का टाइम हमको दिया जाए तो हम बताएंगे। तो ये सब झूठ पर है कि कोई सच्चाई नहीं है। सवाल, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अगर सुप्रीम कोर्ट भी साथ नहीं देता है और क्या फिर आगे अगला कदम होगा? नहीं, हमें इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंसाफ से काम लेगा और अगर इंसाफ से काम लेगा तो जरूर हमारे मौक़िफ़ को कबूल किया जाएगा। बस। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देशव्यापी प्रदर्शन कर रहा है और आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उसमें बहुत तमाम राज्यों से, अलग अलग जगहों से आए हुए लोग इकट्ठा हो रहे हैं बड़ी संख्या में और 11 अप्रैल से 7 जुलाई तक लगातार प्रदर्शन करने का कार्यक्रम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बना रखा है। तमाम दूसरे मुस्लिम संगठन, जमीयत उलेमाए हिंद, जमीयत इस्लाम वगैरह भी शामिल हैं। यानी देशव्यापी प्रदर्शन में देश के तमाम मुस्लिम संगठन उसमें शामिल हो रहे हैं और आज ये प्रदर्शन हो रहा है तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली के। तो इसको लेकर लगातार अभी कल भी हैदराबाद में प्रदर्शन हुआ था और वहां भी इसके खिलाफ कहा गया कि क्यों मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। अभी हम लोग सुन भी रहे थे मौलाना रहमानी को। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों की वक्फ की जमीन को छीनने के लिए कानून बनाया गया है और देश के तमाम संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। लेकिन इन सब के बीच अब उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही है, पर इधर सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे टिप्पणियां कर रहे हैं और पार्टी का एक तरह से उनको पर्दे के पीछे से समर्थन हासिल है, उसको लेकर अब लगातार उन पर हमले हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी अगले हफ्ते उस पर सुनवाई करेगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी का एक ट्वीट आया है और कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने काफी कुछ कहा है कि किस तरीके से जो तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस बने हैं, विचारधारा उनकी कुछ भी रही हो, बहुत से ऐसे भी रहे हैं जो एक खास विचारधारा के रहे हैं, लेकिन जज बनने के बाद उन पर कोई उस तरह की टिप्पणी नहीं हुई है या फिर कोर्ट का सम्मान एक अलग चीज होती है, उनसे ये अपेक्षा की जाती है। जैसे भी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में ही कहा गया, जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि यहां बैठकर हम हिंदू मुसलमान नहीं होते, हम किसी धर्म के नहीं होते। हाँ, कि हम किसी धर्म के नहीं होते हैं, ये कहा था जस्टिस संजीव खन्ना ने। और आज असल में आज सुबह 8:07 पर निशिकांत दुबे ने एक और ट्वीट किया समीर जी, और एक जस्टिस जो एक्स CCI हैं बहरुल इस्लाम,
उनको जो है उन्होंने उनके ऊपर माफी CGI नहीं उसके गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, उनको लक्ष्य बनाते हुए एक ट्वीट किया था कि वो पहले जो थे उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली, फिर वो जज बना दिए गए, उसके बाद वो रिटायर हुए तो कांग्रेस ने उनको राज्यसभा सदस्य भेज दिया। इसको लेकर पवन खेड़ा ने पलटवार किया है और अभी कोई मुश्किल से 2-4 मिनट पहले ही जो है उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो जो ट्वीट किया है उसको आप बता सकते हैं कि क्या उन्होंने ट्वीट किया। पवन खेड़ा लिख रहे हैं कि न्याय प्रक्रिया, न्यायालयों और न्यायाधीशों का जितना बेशर्मी भरा राजनीतिक इस्तेमाल आरएसएस, जनसंघ और बीजेपी ने किया है वह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। निशिकांत दुबे ने श्री गुमान लोढ़ा का नाम शायद नहीं सुना होगा, सुना होगा तो भी नहीं बोलेंगे। ये वो व्यक्ति थे जो 1969 से 71 तक जनसंघ राजस्थान के अध्यक्ष रहे, 1972 से 77 तक राजस्थान विधानसभा के सदस्य और कई कमेटियों के प्रमुख रहे। फिर जनता पार्टी की सरकार में जनसंघ की कृपा से 1978 में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन गए। बात यही नहीं रुकी, 1988 में गुमान मल गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बना दिए गए। जब वहां से निकले तो 3 बार जनसंघ और बीजेपी के टिकट पर सांसद रहे। एक दूसरा प्रकरण तो और भी गंभीर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस्तीफा दिलवाकर उन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़वा दिया गया। यह प्रकरण आजाद भारत न्यायाधीशों के राजनीतिक इतिहास का इस्तेमाल का सबसे बड़ा और शर्मनाक उदाहरण है। के सुब्बा राव 30 जून 1966 को भारत के 9वें मुख्य न्यायाधीश बने थे, लेकिन जनसंघियों के दबाव में उन्होंने कुछ महीने बाद ही 11 अप्रैल 1967 को इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना चाहती थी। सुब्बा राव ने 11 अप्रैल 1967 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया और चुनावी मैदान में उतर गए। हालांकि वे राष्ट्रपति चुनाव हार गए और जनसंघ के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। जाकिर हुसैन जी ने उन्हें भारी मतों से पराजित किया। बात यही नहीं रुकती, रंजन गोगोई तक जाती है। आजकल एक नफरती संघी का वीडियो भी बहुत वायरल है कि कैसे उन्होंने अपने दामाद को बचाने के लिए राम मंदिर का निर्णय सुना दिया। अब ये जो टिप्पणियां हैं तो निशिकांत दुबे एक जज का इतिहास ढूंढ कर ला रहे हैं, लेकिन जब ढूंढा जाएगा तो इतिहास में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी और उसमें भाजपा बुरी तरीके से फंसेगी। फिर ये भी आएगा कि अमित शाह को बरी करने वाले जज को कहाँ का गवर्नर बना दिया गया, अमित शाह के वकील को कैसे सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। बहुत सारी चीजें आएंगी फिर तो बहुत, और ये खुल के आ जाएंगी, बीजेपी के सारे काले नामे आ जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे को नरेंद्र मोदी से कोई खुन्नस है कि वो 3 बार के सांसद हो चुके हैं या 4 बार के, शायद 4 बार के हो, 3 बार के, और उनको मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि वो बताए जाते हैं राष्ट्रीय सेठ के भी बहुत नजदीकी हैं और उनको अभी तक मंत्री नहीं बनाया गया। और कहाँ तो वो झारखंड का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। तो अब वो बीजेपी सरकार की और परेशानी में डालना चाहते हैं बीजेपी सरकार को, ताकि बीजेपी जो है सवालों के जवाब देती फिरे कि जो सवाल उठाएंगे जाहिर बात है निशिकांत दुबे सवाल देती फिरे या तो उनको अकोमोडेट करे कहीं या अकोमोडेट करे। तो अब देखना ये कि बीजेपी क्या करती है। तो बीजेपी अभी फिलहाल तो उनको बचाने की कोशिश कर रही है और अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल जो है वो तमाम एप्लीकेशन दबाकर बैठ गए हैं, जिसमें मांग की गई है कि इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाए। तो अभी तक वो नहीं दी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगले हफ्ते इस पर सुनवाई होगी और लिस्ट उसको कर दिया गया है। तो यानी अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट अवमानना की कार्रवाई करके इनको जेल भेजने की कार्रवाई भी कर सकता है। ये चीजें आएंगी, लेकिन निशिकांत दुबे रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे, ठहर नहीं रहे, क्योंकि भरोसा है उनको कि सरकार जो है बचाने के लिए आगे आ जाएगी और सरकार बचा लेगी। और सरकार के हो सकता है सरकार के इशारे पर कर रहे हो, क्योंकि जेपी नड्डा के आदेश के बावजूद अगर नहीं रुक रहे हैं निशिकांत दुबे तो साफ तौर पर समझा सकता है कि कोई है जेपी नड्डा से भी बड़ा ताकतवर व्यक्ति जो उनको शह दे रहा है। तो जेपी नड्डा से ताकतवर तो बीजेपी में 2 ही लोग हैं, या तो अमित शाह है या फिर नरेंद्र मोदी है। तो इन 2 में से कोई उनको शह दे रहा होगा। इसी पे निशिकांत दुबे उछल रहे हैं और जेपी नड्डा की बात भी नहीं मान रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर जेपी नड्डा की बात भी निशिकांत दुबे नहीं मान रहे हैं तो जेपी नड्डा को ही अब अपना इस्तीफा दे देना चाहिए कि भाई निशिकांत दुबे बात ही नहीं मान रहा और लगातार किए चला जा रहा है। तो कैसा ये पार्टी का अध्यक्ष है जिसकी को उसका सांसद जो बात नहीं मानता है। तो ये तो जेपी नड्डा की भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है समीर जी। तो जेपी नड्डा को इस्तीफा अपना दे देना चाहिए कि भाई हम तो इस्तीफा दे रहे हैं, हम पार्टी का अध्यक्ष नहीं रह सकते, एक सांसद ही आपके आदेश को नहीं मानता। इस्तीफा नहीं दे रहे होंगे कि अब तो चुनाव हो ही रहे हैं, तो चुनाव में पता नहीं उनके कार्यकाल को और आगे बढ़ाया जाए या फिर किसी दूसरे को बनाया जाए। अगर इतनी बेइज्जती आपकी हो रही है कि आप सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर आप साफ लिख रहे हैं कि मैंने आदेश दिया है कि इस तरीके वक्तव्य ना दें, उसके बाद वो लगातार वक्तव्य दिए जा रहे हैं, तो ये तो बेइज्जती हुई ना जेपी नड्डा की कि पार्टी के अध्यक्ष ने जो मतलब सार्वजनिक तौर पे कहा, भाई आपने कान में कहा था तो ही बात थी, आपने सार्वजनिक तौर पे उसको जारी कर दिया ट्विटर पर आपने।
आप उनके ट्विटर पे हैंडल पर अभी भी पड़ा हुआ है जेपी नड्डा के पे उनका वो आदेश जो है कि मैंने उनसे कहा है कि इस तरीके कोई वक्तव्य ना दें, लेकिन वो लगातार दे रहे हैं। तो ये जेपी नड्डा की भी बेइज्जती है। वो जेपी नड्डा अपनी बेइज्जती नहीं समझे तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ये उनका काम है, कुछ करें ना करें। लेकिन ये जिस तरीके से चीज़ें आ रही, तो अब जो है कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने पलटवार किया है और अगले हफ्ते ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आएगा। लिस्ट हो चुका है, अगले हफ्ते इस पर सुनवाई होगी और आदेश भी आ सकता है। जी बिल्कुल, इस पर आदेश आ जाएगा। और चूंकि ये कहा भी जा रहा है कि जानबूझकर ये सारे मुद्दे उठाए गए, चाहे निशिकांत दुबे अपने अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने के बाद, उनके डांटने के बाद, उनको कड़े शब्दों में चेतावनी देने के बाद भी अगर नहीं रुक रहे हैं, तो इसका मतलब उनको इसके लिए पार्टी का समर्थन मिल रहा है पर्दे के पीछे से, और आगे वो बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये जरूर कह दिया गया कि आप मत करिए और आपके बयान से हम अपने को अलग कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उससे साफ है कि पार्टी का पूरा समर्थन उनको हासिल है। और अगर वहीं वो शांत हो गए होते तब भी ये माना जाता कि शायद अब उनको कहा गया कि अब आप मत कुछ बोलिए, लेकिन वो लगातार बोल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, बल्कि पार्टी की ओर से उनको बाकायदा प्रोत्साहन मिल रहा है, लेकिन फ्रंट से नहीं, सामने से नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे से वो लगातार बयान देते जा रहे हैं। अब अगले हफ्ते उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, उस पर क्या होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन घिरे हुए हैं निशिकांत दुबे इस समय अवमानना की कार्रवाई को लेकर, और उस पर अब सुनवाई अगले ही हफ्ते होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इधर बीच जी हाँ खबर समीर जी ये है कि जगदीप धनखड़ साहब जो है वो फिर कूद पड़े हैं, और जगदीप धनखड़ साहब ने आज कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वही सुप्रीम, संसद ही जो है वो सुप्रीम है। ये फिर से कूद पड़े हैं, यानी निशिकांत दुबे की बैकिंग करने के लिए एक तरीके से जगदीप धनखड़ जो है वो फिर कूद चुके हैं। और उन्होंने ये कहा है कि संसद में लोकतंत्र सुप्रीम है, उससे ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है। अभी इतनी बात आई है, उनका जब पूरा वक्तव्य आएगा तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत भी धनखड़ साहब की तरफ से उनकी तरफ से हुई थी। लेकिन ये भूल रहे हैं कि संविधान जो कहता है, वो संविधान कहता है कि ना संसद सुप्रीम है, ना सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, सुप्रीम जो है वो संविधान है। तो संविधान भी संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता कानून बनाने का संसद को अधिकार है। तो दोनों के अपने अधिकार अलग अलग हैं, और कोई भी दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता, और संसद जो है कानून की समीक्षा नहीं कर सकती। साफ स्पष्ट है। और सुप्रीम कोर्ट संविधान का कस्टोडियन है। जो संविधानविद कहे जाते हैं जगदीप धनखड़ साहब, उनको संविधान पता नहीं कि कितना पढ़ा हम नहीं जानते, लेकिन संविधानविद हैं वो, ऐसा कहा जाता है उनके विषय में। सुप्रीम कोर्ट के अच्छे वकीलों में रहे हैं वो, ये भी कहा जाता है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर होंगे अच्छे वकील। लेकिन अगर किसी विचारधारा से प्रेरित होकर ये बातें कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक संविधान विशेषज्ञ के तौर पर ये बात कर रहे हैं तो इस पर तो फिर लंबी बहस हो सकती है। और एक विचारधारा से RSS के कार्यकर्ता होने के नाते, स्वयं सेवक होने के नाते ये बात कर रहे हैं, तो फिर तो कुछ नहीं, RSS से लोग कुछ भी बोल सकते हैं, तो जगदीप धनखड़ कुछ भी बोल रहे हैं। तो भैया जगदीप धनखड़ साहब को तय करना है कि वो RSS के कार्यकर्ता की तरीके से बोल रहे हैं, या भारत के उपराष्ट्रपति की तरीके से बोल रहे हैं, या संघ के स्वयंसेवक की तरीके से बोल रहे हैं। ये उनको तय करना है। फिलहाल इस बहस में जो है फिर से जगदीप धनखड़ साहब कूद चुके हैं, और लगता है कि अब इस पर बहस छिड़ेगी सभी। जी बिल्कुल, इस पर बहस छिड़ेगी। और इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो कुछ भी निशिकांत दुबे ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ, उसके लिए उन्हें अपनी पार्टी का, उनकी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन पूरी तरह से हासिल है। भले ही वो सामने से हासिल ना हो, लेकिन पर्दे के पीछे से हासिल है, क्योंकि उनको किसी भी उनके बयान के लिए उनकी पार्टी ने कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की है। और इधर हम बात कर रहे थे अमलेंदु जी चुनाव आयोग को लेकर कि चुनाव आयोग जिस तरह से लगातार आरोपों में फंसा है। हालांकि राहुल गांधी ने बोस्टन में जो सवाल उठाए, तो एक लाइन का फिर जवाब दिया है चुनाव आयोग ने कि वो सारे आरोप जो है वो सही नहीं है, लेकिन यहां सारे आरोपों के लिए प्रूफ है, उनके लिए एविडेंस रखे हुए हैं, सारे जानकारी दी गई है। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग उसको खारिज करता दिखाई पड़ रहा है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत का अपमान कर रहे हैं, लेकिन जवाब दिया है कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने। और कहा क्या है वो सुना जाए, क्योंकि राहुल गांधी पहली बार ये मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, पार्लियामेंट तक में, लोकसभा में भी कह चुके हैं कि यह बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा की अनुमति पार्लियामेंट में नहीं मिली, और
उसकी बात पूरा का पूरा विपक्ष लगातार कर रहा है, ऐसा नहीं कि केवल राहुल गांधी कर रहे हैं। तो सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत को, क्या कहा है उन्होंने, जो बीजेपी के तमाम नेताओं ने सवाल उठाए हैं उसको लेकर। देश धरती पर गए हुए हैं को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, चुनाव प्रणाली को गंभीर समस्या बताया है, तो किस तरह देखते हैं? आपको क्या लगता है इस देश में निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं? आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में जहां पर 9,54,00,000 वयस्क आबादी है, अडल्ट आबादी है, वहां पर 9,70,00,000 वोटर कैसे बन सकते हैं? 5 साल में महाराष्ट्र में 32 लाख वोटर जुड़े और 5 महीने में 39 लाख वोटर जुड़ गए। जब वीडियोग्राफी मांगी गई तो बजाय वीडियोग्राफी के प्रूफ देने के इलेक्शन कमीशन ने नियम ही बदल दिए। 5:30 बजे के बाद 65 लाख वोट बढ़ गए। एक वोट पड़ने में 3 मिनट लगता है, क्या 2 बजे तक महाराष्ट्र में लाइनें लगी हुई थी? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस देश की चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाती हैं और अंततोगत्वा लोकतंत्र की मजबूत नींव पर प्रहार करती हैं। और राहुल जी ने जो बातें कही वो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनका कर्तव्य है कहना, अगर वो ना कहते तो गलत करते। अपमान कर रहे हैं देश का, वो विदेश जाकर। बीजेपी इससे बेहतर और क्या कह सकती है? मोदी जी तो चाइना और दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन और जर्मनी और कनाडा और यूएस जाकर कहते हैं 2014 से पहले जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो कोसता था। मेरे पास बाइट्स भी अभी सुनाऊंगी आप लोगों को। तो क्या मोदी जी अपने जन्म को कोसते थे? मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी पैदा होने से ज्यादा बड़ा गर्व और किसी बात का हो ही नहीं सकता है। बीजेपी के पास तो इस राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर जो टिप्पणी की है, जो कहा है, कोई टिप्पणी ऐसी नहीं कि पहली बार उन्होंने की है, लगातार वो उस बात कह रहे हैं, पूरा का पूरा विपक्ष उन बातों को कह रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वो देश के खिलाफ, उसको देश विरोधी बयान बताया जा रहा है। अमलेंदु जी, चुनाव आयोग ने जो धांधली की है, जिसका आरोप लग रहा है, उन आरोपों का जवाब नहीं दे रहा है और उसको लेकर अगर कोई बात कही जाए तो वो देशद्रोह होगा, देश विरोधी टिप्पणी होगी। ये बड़ी हैरानी वाली बात। हाँ, हैरानी तो बहुत सारी हो रही है समीर जी, और हैरानी तो यही हो रही है कि बीजेपी क्यों चुनाव आयोग के बचाव में उतरी हुई है, चुनाव आयोग अपना सफाई क्यों नहीं दे रहा है, चुनाव आयोग को चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के आरोप अपनी जगह हैं, जो अदालतों ने आपको आदेश दिए उनके जवाब आप तक क्यों नहीं दे रहे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया हुआ है कि 5:59 से के बाद आपने 1 मिनट में जितने टोकन जारी किए वो आप बताइए कि आपने कितने टोकन जारी किए। होता यह है समीर जी कि अंतिम समय में लोग जो पहुंचते हैं, जो पोलिंग बूथ होता है उसमें लाइन में जितने भी लोग लगे होते हैं सबको अंदर ले लिया जाता है और फिर बूथ का दरवाजा बंद कर दिया जाता है और सबको टोकन दिए जाते हैं। तो वो टोकन मांगे हैं कि आपने किन लोगों को दिए, किन लोगों ने इसके बाद वोट डाले। ये जो है चुनाव आयोग ने पूछा है, चुनाव आयोग से पूछा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने, प्रकाश अंबेडकर उसमें खुद पैरवी कर रहे हैं उस मामले में। इधर जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट है उसने महमूद पराचा की जो याचिका थी उस पर चुनाव आयोग को आदेश दिया कि भाई इनको आप उपलब्ध कराइए, जो आपने रात को 11% जो वोट बढ़ गया, तो कैसे 11% वोट बढ़ गया, तो इनको CCTV की फुटेज आप उपलब्ध कराइए कि कहाँ लाइनें लगी हुई थी, जो 11% वोट जो था वो रात रात में बढ़ गया। इसको लेकर इसके बाद फिर जो थी वो नियम ही बदल दिया गया। राहुल गांधी ने यही बात जो थी वो उठाई है वहां, इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। तो बिल्कुल उसको लेकर, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये जितने भी आरोप हैं वो तथ्यों पर आधारित हैं और उन आरोपों को लगाने के पीछे उनके पास तमाम दस्तावेज हैं और प्रमाण मौजूद हैं, लेकिन चुनाव आयोग से जवाब उनका नहीं मिल रहा है और अदालतों में भी ये मामला है। और किस तरीके से उस सिस्टम में शामिल लोग अब खुद बता रहे हैं कि कैसे पैसे का इसमें इस्तेमाल हुआ है, और महाराष्ट्र चुनाव में खास तौर पर। तो इन सब को लेकर एक विवाद बना हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरह से निशिकांत दुबे, बीजेपी के सांसद, टिप्पणी कर रहे हैं, लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, उन टिप्पणियों को लेकर अब वो बुरी तरह से घिर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इस पर सुनवाई करेगा उनके खिलाफ। देखते हैं क्या होता है। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।